This video is brought to you by Howsat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houset.com एंड विन रियल कैश। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, बहुत से लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सभी सही सलामत लौट आए। हादसा क्यों हुआ इसकी जांच जारी है, लेकिन लोगों के दिल में सवाल हैं। सवाल ये कि उत्तराखंड में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, कितनी बनने वाली हैं, और क्या इन परियोजनाओं से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, क्या ये परियोजनाएं तबाही का सबब बन रही हैं, और इन परियोजनाओं पर सरकारों का क्या रुख है। खबर को आगे बढ़ाएं इससे पहले उमा भारती का बयान देखिए। उमा बीजेपी के नेता हैं, एमपी की सीएम रही हैं, मोदी कैबिनेट मंत्री रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री थी तब गंगा और इसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा जब मैं मंत्री थी तब मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बेहद संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा एवं उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए तथा इससे उत्तराखंड की जो 12% की क्षति होती है वो नेशनल ग्रिड से पूरी कर देनी चाहिए। इस बयान से साफ है कि एक बड़ा तबका ये मानता है कि गंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाने चाहिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी की डेटा के मुताबिक पिछले 50 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर काफी पिघल चुका है और इसके पिघलने की ये रफ्तार बरकरार रही तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में जिस रफ्तार से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि नदियों की किसी को कोई खास चिंता है भी। अब उत्तराखंड में पनबिजली परियोजना को गणित समझ लीजिए। साल 2013 में जब केदारनाथ आपदा से देश का सामना हुआ था तो लगा था कि यह पर्यावरण के बारे में और गंभीरता से सोचा जाएगा। तब भी ग्लोबल वार्मिंग की बातें हुई थी, ग्लेशियर पिघलने की बातें हुई थी, लेकिन इसके बाद जल विद्युत परियोजनाओं का काम तो और तेजी से बढ़ा। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की जल विद्युत क्षमता 25,000 किलोवाट कही जाती रही है। बाद में इसका आकलन किया गया और 18,000 किलोवाट माना गया। राज्य में फिलहाल 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनसे 3971 मेगावाट पन बिजली पैदा की जा रही है। 1640 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन है और 12,500 मेगावाट की परियोजनाएं विकसित की जानी है। भारत में कुल 3,75,323 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जिसमें से 45,798 मेगावाट बिजली पानी से बनती है, यानी 12.2%। इस 45,798 मेगावाट में 3971 मेगावाट उत्तराखंड से आती है। किसी राज्य के लिए बिजली केवल ज़रूरतों को पूरा करने भर का साधन नहीं है, बल्कि इस बिजली को बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है। इसीलिए राज्य इन जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड के रहने वाले भी इन परियोजनाओं के साथ हैं, ये भी सवाल है। अगर हम केवल ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ लंबे वक्त से लोग इसके विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। साल 2019 में हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल की गई थी। टिहरी परियोजना हो या फिर कोई अन्य जल विद्युत परियोजना, स्थानीय निवासी हमेशा से इन परियोजनाओं का विरोध करते आए हैं। इस सारे लोगों का मानना है कि जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ों को कमजोर बनाती हैं। यहाँ से बताना यह भी जरूरी है कि केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट में बताया था कि गंगा की सहायक नदियों पर बनी 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से 4 ऐसी हैं जो मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। अब सवाल ये कि विस्फोटकों से कमजोर हो रहे हैं क्या पहाड़? इंडिया वाटर पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई वहां पानी को रोकने के लिए बांध भी बनाए गए और पानी को छोड़ने के लिए सुरंगें यानी टनल्स भी बनाई गई। ये सुरंगें बहुत लंबी और चौड़ी होती हैं। ये पहाड़ों को काट कर बनाई जाती हैं। इन सुरंगों को बनाने में पहाड़ हिल जाते हैं, यानी भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से एक्सपर्ट 2010 की बाढ़, 2013 की आपदा और अब 2021 के हादसे को मैन मेड डिजास्टर भी बताते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ में पहाड़ कटाव के लिए 2006 से 2011 के बीच 20,000 किलो से अधिक विस्फोटक और 1.5 लाख से अधिक डेटोनेटरों का इस्तेमाल किया गया था। उत्तराखंड में चल रहे पर्यावरण संबंधी आंदोलनों की कवरेज करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद रवि चोपड़ा कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में पेश की थी। इस रिपोर्ट में कमेटी ने बताया था कि 23 जल विद्युत परियोजनाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। बात सरकारी रुख की करें तो उत्तराखंड सरकार का फोकस अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर है। इसके लिए राज्य सरकार PPP मॉडल पर काम करना चाहती है, यानी निजी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना चाहती है। केंद्र सरकार पहले ही 4 धाम परियोजना पर काम जारी रख रही है। आखिरी बात,
जल विद्युत परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोत माना जाता है, इसे सस्ता और बेहतर माना जाता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पनबिजली परियोजनाएं प्रकृति को नाराज कर रही हैं और नतीजे सामने हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे तमाम और रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप।